दादाजी, आप भी चलिए ना हमारे साथ बाहर खाना खाने के लिए। जगदीश जी का हाथ पकड़कर 5 साल का आरुष कहता है। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं घर पर ठीक हूँ। आरुष को प्यार से पकड़कर बोले जगदीश जी। कमरे के दरवाजे पर खड़ी आरुष की माँ विद्या आग्रह करते हुए कहती है, चलिए ना बाबूजी, आरुष को अच्छा लगेगा और लोगों से मिलना जुलना भी हो जाएगा आपका। कितने दिन हो गए यहाँ आकर आपको, लेकिन आपने अपने कमरे से बाहर कदम तक नहीं रखा आज तक। नहीं बहू, तुम लोग जाओ, मेरा मन नहीं है, और मेरे लिए रात के खाने में ज़्यादा कुछ मत बनाना, जो है वही खा लूँगा मैं। तुम परेशान मत होना, जगदीश जी अपने सरल लहजे में कहते हैं। विद्या भी बिना जिद किए ठीक है कहकर चली जाती है। पीछे पीछे आरुष भी आ जाता है। आरुष और विद्या के जाते ही जगदीश जी की आंखों से 2 बूंद आंसू छलक कर गालों पर गिर जाते हैं। ये आंसू उनके द्वारा किए गए हर वो गलती का प्रायश्चित था जो उन्होंने अपनी पत्नी यामिनी के साथ किए थे। जब से यामिनी जी इस दुनिया को छोड़कर गई हैं, उस दिन से आज तक जगदीश जी अपने किए कर्मों की सज़ा भुगत रहे थे। कभी भी अपनी पत्नी को उन्होंने वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। कौन सा एक दिन न था जब जगदीश जी ने अपनी पत्नी यामिनी जी का अपमान किया न हो, और एक वो थी जो हमेशा अपने पति धर्म निभाने में लगी रहती थी। आए दिन उन्हें सबके सामने अपमानित करना, कभी कभार गुस्से में उन्हें मार भी देते थे। यही वजह था जिसके कारण जगदीश जी का बेटा आलोक उससे नफरत करता था। मन में उधेर बुन चल ही रहा था कि विद्या की आवाज़ आती है, बाबूजी, हम लोग जा रहे हैं और आपका खाना टेबल पर रख दिया है, तो खाकर सो जाइएगा। विद्या ऐसा कहकर आरुष के साथ घर से बाहर निकल जाती है, जहाँ पहले से ही आलोक गाड़ी में बैठा इंतज़ार कर रहा था। दोनों माँ बेटा गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। गाड़ी थोड़ी दूर चली होगी कि विद्या आलोक से डरते हुए कहती है, आलोक, आपको बोलना चाहिए था ना बाबूजी को। यदि आप कहते तो शायद वो आ भी जाते हमारे साथ, पर आप नहीं। आप तो वही पुराना दर्द और जिद लेकर बैठे हैं अब तक। माना बाबूजी ने गलती की है, पर वो प्रायश्चित भी तो कर रहे हैं ना। उनकी ऐसी हालत तो मुझसे देखी नहीं जाती। कैसे बेटे हैं आप, आपको नहीं दिखता उनका दर्द। विद्या के इतना कहते ही आलोक गुस्से से भरकर कहता है, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है विद्या कि तुम मेरे और बाबूजी के बीच की दीवार को कम करने की कोशिश मत करो। मुझे कुछ नहीं सुनना उनके बारे में। तुम्हें पता ही क्या है उन्होंने किया क्या है। अब जाने भी दो विद्या, मेरा मूड खराब मत करो इन फालतू की बहस से। कुछ नहीं होने वाला है, तो बेहतर होगा जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। आलोक की बातें सुन विद्या का मन कसैला हो जाता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, सच्ची तो कह रहे हैं आलोक, बाबूजी हैं ही इसी लायक। आखिर उन्होंने माँ जी को कभी वह सम्मान नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। कितनी बार मेरे सामने ही माँ को खरी खोटी सुना दिया करते थे, वो भी छोटी सी बात के लिए, और माँ अपनी आंखों के आंसू को पलकों में ही सुखा लेती थी। भला मैं कैसे भूल सकती हूँ ये सब बातें। मुझे याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी और पहली बार सारा परिवार बाहर खाना खाने जा रहे थे। माँ जी बहुत खुश थी हम सबके साथ बाहर जाने के नाम से। कितने खुशी मन से तैयार हुई थी, पर बाबूजी ने ये बोलकर उन्हें जाने नहीं दिया कि यामिनी बाहर जाएगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा। उस समय माँ जी का चेहरा इस तरह उतर गया कि आज भी उनके उदासी वाले चेहरे मेरे आंखों के सामने नाचने लगते हैं। ऐसे ही सुंदर साड़ियों का शौक़ था माँ जी को, पर जब भी साड़ियाँ आती थी तो माँ जी को परिवार में सब लोगों के चुने जाने के बाद, यहाँ तक कि छोटी चाची बुआ के चुनने के बाद,
जो लास्ट पीस बचता था वो मिलता था उन्हें। एक बार तो बहस भी हुई थी इसी मुद्दे पर मेरे और बाबूजी के बीच। फिर भी वही होता था जो बाबूजी चाहते थे। विद्या मन ही मन अपनी सासू माँ को याद कर रही थी। शादी के बाद विद्या ने कितना जिद किया था यामिनी जी से कि आप हमारे साथ शहर में आकर रहे, पर उनके मुंह में एक ही नाम रहता था, इनका ख्याल कौन रखेगा, इनका क्या होगा, मेरे बगैर इस घर का ख्याल कौन रखेगा। काश माँ जी हमारे साथ रहती तो शायद और दिन जिंदा रहती। दुख बीमारी ने उन्हें काल के ग्रास में ले लिया। काश बाबूजी को बड़े डॉक्टर से दिखाने देते तो माँ जी की जान बच जाती, पर नहीं, उन्हें तो अपनी होशियारी पर ज़्यादा घमंड था। गांव में किसी भी डॉक्टर को दिखाकर हाल पर दवाई खिला दिया। नतीजन उनके गर्भाशय के कैंसर का पता ही नहीं चला और इसी कैंसर ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। सोचते सोचते विद्या की आंखें भर आई और कब उसकी आंखों से आंसू के बूंद गालों को छूते हुए हाथों पर गिर गए, एहसास ही नहीं हुआ। तभी आलोक आवाज़ देता है, विद्या अब गाड़ी में ही बैठी रहोगी या बाहर भी आओगी। आवाज़ सुनते ही विद्या की तंद्रा टूटती है। बुझे मन से विद्या गाड़ी से बाहर आती है तो सामने एक शानदार होटल था जहाँ पहले से ही आलोक के कुछ दोस्त अपनी पत्नी के साथ इंतजार कर रहे थे। आपस में सभी मिलते जुलते हैं और आलोक और विद्या की शादी के सालगिरह की बधाई देते हैं। हंसी ठिठोली के साथ खाना खाते हैं और फिर रात के 11 बजे सभी अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। आलोक और विद्या भी काफ़ी थक गए थे, साथ में आरुष भी थक कर गाड़ी में ही सो गया था। घर पहुंचते ही आलोक ने दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला और आरुष को कमरे में सुला दिया, पर विद्या की नज़र खाने के टेबल पर पड़ी जहाँ खाने का प्लेट जस का तस पड़ा हुआ था। जगदीश जी के कमरे में झांक कर देखा तो जगदीश जी अंधेरे कमरे में अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। विद्या ने दरवाजे पर हल्का सा दस्तक दिया और लाइट जलाते हुए अंदर कमरे में आती है। रोशनी होते ही जगदीश जी अपनी नम आँखों को बचाते हुए पोंछने लगते हैं। तब विद्या ने पूछ दिया, बाबूजी आपने अभी तक खाना नहीं खाया, वैसे का वैसे ही रखा है, तबीयत ठीक है ना आपकी बाबूजी? नहीं बेटा, ठीक हूँ मैं, बस ऐसे ही भूख नहीं था। जगदीश जी की आवाज़ में दर्द का एहसास साफ सुनाई दे रहा था। विद्या भी अपने ससुर जी का दर्द देख नहीं पा रही थी। उसने कह ही दिया, कितना छुपाएंगे बाबूजी अपने दर्द को, अब बस भी कीजिए। माँ अब इस दुनिया से जा चुकी है और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो जहाँ रहे खुश रहे और आगे के जीवन में कभी उन्हें कोई दुख ना मिले। विद्या की बातें सुन जगदीश जी अपने आप को रोक नहीं सके। आज दिल में भरे जख्म को बोलकर और रोकर निकाल देना चाहते थे। वो फपक फपक कर रो पड़े और कहने लगे, नहीं बहू, आज मत रोको, मुझे रोने दो, मुझे यही मेरी सज़ा है। मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की है। मेरी वजह से वो मौत के मुंह में समा गई। अगर मैंने सबकी बातें सुनी होती तो आज यामिनी हमारे साथ होती। मैंने कभी उसके दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। जब तक यामिनी जिंदा थी मैंने उसे कभी कोई खुशी नहीं दी। उसके हर खुशी में मैंने ग्रहण लगा दिया। उसने मेरे खातिर अपने सभी शौक मौज को जिंदा दफन कर दिया। मैं रिश्ते की लड़ाई में हार गया और वो मरकर भी जीत गई। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। मुझे वापस अपने गांव जाना है जहाँ यामिनी की यादें हैं, और मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी वहीं काटना चाहता हूँ। यही मुझे जैसे अहंकारी पुरुष का प्रायश्चित होगा। आलोक की नज़र में भी मेरी कोई अहमियत नहीं है। वो मेरे से नफ़रत करता है और करना भी चाहिए। आखिर मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी सब पर थोपना चाहा। बहू, तुम आलोक को कहकर मेरा टिकट जल्द से जल्द करवा दो। जगदीश जी और विद्या की बातें वहीं दरवाजे पर खड़ा आलोक सुन रहा था। जगदीश जी की ग्लानि भरी आवाज़ सुनकर आलोक खुद को रोक नहीं पाया और जाकर सीधा अपने बाबूजी को गले लगा लेता है और जी भर दोनों बाप बेटा रोते हैं। ऐसा लग रहा था मानो आज यामिनी जी की असली विदाई हुई हो इस दुनिया से।
नहीं बाबूजी, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। मैंने पूरे 6 साल आपको माँ के लिए तड़पते देखा है। आपकी आंखों में मैंने प्रायश्चित के आंसू को महसूस किया है। आलोक जगदीश जी को कहता है। पर जगदीश जी कहते हैं, नहीं बेटा, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ बीच बीच में आता रहूँगा, पर मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी, कहकर आलोक खाने की थाली लाता है और अपने हाथों से जगदीश जी को खिलाता है। 2 दिनों बाद जगदीश जी अपने उसी गांव के घर में पहुंचते हैं जहां से उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की थी, यानी दामिनी जी के साथ एक इंतजार और प्रायश्चित के साथ। प्रिय श्रोतागण, पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के सम्मान और विश्वास पर टिका होता है, पर पिछले कुछ वर्षों में पुरुष की सत्ता का प्रभुत्व था, जिसकी वजह से स्त्रियों को अपनी इच्छाओं, अपनी ख्वाहिशों का गला घोटना पड़ता था। पर अब वक्त बदल रहा है। अब स्त्री और पुरुष का स्थान समान हो गया है। अपनी गलती समय रहते ही सुधार ले तो कभी भी प्रायश्चित के आंसू को नहीं पीना पड़ता है। प्रायश्चित करना भी अपने आप में एक सजा है जो इंसान को बदल देता है और उसे अच्छे बुरे का एहसास हो जाता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।